स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारी क्लास शुरू हो चुकी है जो कि सुबह 10 बजे शुरू होती है। रोज़ का शेड्यूल आपको पता ही है, आप उसी हिसाब से हमारी क्लासेस लेते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहिए। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और आपका जो है गोल पूरा होगा। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। आप 12 वर्ष के प्रश्न पत्रों को ज़रूर हल कीजिएगा, उनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगी। और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड नहीं कर मिल रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी पेपर्स को ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, सर आपको पेपर्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अभी तक हम जीके के क्वेश्चंस कर रहे थे कुछ, और क्वेश्चंस अभी भी जीके ही के हैं, बट अब हमने क्या किया है, सब्जेक्ट वाइज लेना शुरू कर दिए हैं। तो आज हम करेंगे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने किए थे डेज के क्वेश्चंस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थे, उनको आप लोग बार बार रिकॉल करते रहिए। 2 क्लासेस की हैं हमने डेज की जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग उनको ज़रूर देखते रहिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था। मतलब संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, ठीक है। इसका कुछ तो निर्णय रहा, कुछ तो कारण रहा होगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी हो जाएगा, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सी हो जाएगा, एक शुभ दिन था। और डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, सी और डी तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्योंकि शुभ दिन था ये तो कोई कारण ही नहीं होता, और जब ये गलत हो जाएगा तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। क्या करना है, हमें ऑप्शंस को काटना है, उसके बाद ही हम सही ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। तो क्या हुआ था, कुछ अधिवेशन हुए थे, कुछ बैठकें हुई थी, उनसे क्या किया गया था, निर्णय लिए गए थे कि हम अपने संविधान को इस तरीके से चलाएंगे। तो ठीक है, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, वो कब हुआ था, 1929 में, ठीक है। दिसंबर 1929 में हुआ था। सॉरी 1929 में हुआ था, ठीक। 1929 में जो हुआ था, दिसंबर 1929 में हुआ था। तो इसमें क्या किया था, इसमें पूर्ण स्वराज की जो है मांग की गई थी कि हमें एक पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें अपना राज्य चाहिए, ठीक है। तो क्या है, घोषणा की गई थी। तो क्या कहा गया था, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया था। 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया जाएगा, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस। तो यही क्या था, मेन कारण था। अच्छा, 15 अगस्त को तो आज़ाद हो गया था, फिर 15 अगस्त को क्यों नहीं मनाया गया। लेकिन 15 अगस्त को क्या किया गया था, स्वतंत्र तो हो गया था, इसीलिए इस डे को प्रत्येक वर्ष क्या मनाने का मतलब किस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, तो 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा इसीलिए। और 26 जनवरी को क्या किया गया, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्या किया गया था, 1929 के अधिवेशन के कारण उन्होंने क्या किया था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी, इसलिए क्या किया गया, हमारे पूर्ण स्वराज की मांग के लिए क्या किया गया, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। तो क्या कारण था, मेन हमारा कारण हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कारण था, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए अभी तक हम क्या करते हैं, 26 जनवरी को क्या करते हैं, 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया और स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल है ये पूछ रहे हैं हमसे, मतलब कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी सूचियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। बी हो जाएगा 371 अनुच्छेद, 21 भाग, 11 सूचियां। सी हो जाएगा 372 अनुच्छेद, 20 भाग और 7 सूचियां।
डी हो जाएगा 381 अनुच्छेद, 23 भाग 8 सूचियाँ। क्या हो जाएगा? भारतीय क्या है, हमारे संविधान में जो है वो लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, ठीक, लगभग, ठीक। लेकिन जो मूल संविधान है, जो मूल अनुच्छेद हैं, उनको उपखंड मतलब उपखंड में रख दिया गया। कुछ जो संशोधन है वो क्या करके रखे गए, का, खा, गा ऐसे करके मिलाए गए, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे जो हो जाएंगे वो 395 हो जाएंगे, ठीक, कुल हो जाएंगे 395। वैसे लगभग अगर देखा जाए तो 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, ठीक, 450 से अधिक हैं। और भाग कितने हैं? भाग हैं हमारे 22। सभी को पता है भाग कितने भाग हैं हमारे 22। और अनुसूचियाँ अगर पूछा जाए तो पहले कितनी थी? 8 थी। पहले कितनी थी? 8 थी। लेकिन इनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 12 कर दिया गया। यानी कि अब हमारी जो अनुसूचियाँ हैं वो 12 हैं प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम का डाटा पूछा गया है तो प्रेजेंट टाइम में क्या हो जाएगा? अनुच्छेद हमारे 395 हो जाएंगे, भाग 22 हो जाएंगे और अनुसूचियाँ कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी। तो ऑप्शन हमारा जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। इनको ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछ भी लिया जाता है, अलग अलग करके भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, भारतीय संविधान में है, ऑप्शन हो जाएंगे हमारे भारतीय संविधान में है, ऑप्शन हो जाएंगे हमारे, ये कट गया है थोड़ा सा क्वेश्चन, एक सेकेंड। ऑप्शन ए हो जाएगा 300 आर्टिकल्स, ऑप्शन बी हो जाएगा 350 आर्टिकल्स। अगले ऑप्शन देख लेते हैं हम। सी हो जाएगा 400 से अधिक आर्टिकल्स और डी हो जाएगा 500 से मतलब 500 आर्टिकल्स, ठीक है। तो जो है ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो हमारा सी सही हो जाएगा। मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो है हमारे जो अनुच्छेद हैं वो कितने हैं? 450 से अधिक है, 450 से अधिक है। तो फिर 450 से अधिक वाला ऑप्शन यही तो है, मतलब 400 से अधिक आर्टिकल जो है हमारे संविधान में हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में बोला गया है, सूचियों को मिलाइए। कितनी सूचियां हमारे संविधान में? 3 सूचियों को रखा गया है, ठीक। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियों को रखा गया है। तो पहली हो जाएगी हमारी संघ सूची, दूसरी हो जाएगी राज्य सूची, तीसरी हो जाएगी समवर्ती सूची। अब इसमें ये पूछा गया है किसमें कितने प्रविष्ट हैं, मतलब किसमें जो है कितने प्रविष्ट किए गए हैं, कितनी प्रविष्टियां हैं, ठीक है। तो अब हम मिला लेते हैं। संघ सूची में कितनी है? तो संघ सूची में हमारी हो जाएंगी 47 प्रविष्टियां। कितनी है? 47 संघ सूची में। राज्य सूची में कितनी है? राज्य सूची में हमारी हो जाएंगी, रुकिए फिर से मिलाते हैं। संघ सूची में हमारी हो जाएंगी 97, ठीक है। और राज्य सूची में हो जाएंगी हमारी 66 और समवर्ती सूची में 47। मतलब ये पूछा जाता है कि संघ सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं, राज्य सूची में कितनी हैं और समवर्ती सूची में। तो संघ सूची में हो जाएंगी 97, राज्य सूची में हो जाएंगी 66 और समवर्ती सूची में हो जाएंगी 47। तो ऑप्शन हमें ढूंढना है अब, पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी। तो पहले का ए, दूसरे का सी, ये हमें बी में मिल गया, ठीक है। कौन से ऑप्शन में? बी। यानी कि ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए मतलब ये थी हमारी उस गणना के अनुसार जो मूल संविधान मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर पूछा जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएंगी हमारी? इसमें हो गई हैं 98। संघ सूची में कितनी हो गई हैं? 98 हो गई हैं। लेकिन ये जो संविधान में रखी गई थी वो हैं, ठीक। और इसमें हो गई हैं, राज्य सूची में हो गई हैं 59 और समवर्ती सूची में कितनी हो गई हैं? 52।
ये प्रेजेंट टाइम का डाटा है, लेकिन अब जो संविधान में लिखा गया था वो ये था, ठीक है। संविधान में जो प्रविष्ट था वो ये वाला था, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम का डाटा है वो ये वाला है, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, ठीक। ये शब्द कौन से हैं, सभी को पता होगा। ये कुछ शब्द जो हैं वो संविधान में रखे गए हैं, जैसे समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, ठीक। तो इसमें से क्रम पूछा गया होगा, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान में सबसे पहले कौन से शब्द को जोड़ा गया, ठीक। तो ये शब्द किस में जोड़े गए हैं, किस में जोड़े हैं, प्रस्तावना में, प्रस्तावना, ठीक। प्रस्तावना में रखे गए हैं, ठीक। और अब हम देखेंगे भारत को मतलब क्या क्या बोला गया है, भारत को ही तो ये नाम भी दिए गए हैं। तो सबसे पहला रखा गया था वो है सी वाला, यानी कि सबसे पहले हमारा सी आ जाएगा। सबसे पहले सार्वभौमिक को रखा गया, फिर आ जाएगा हमारा समाजवादी, यानी कि फिर आ जाएगा हमारा ए, फिर आ जाएगा हमारा धर्मनिरपेक्ष यानी कि डी, और फिर आ जाएगा हमारा जो है बी, ठीक, प्रजातांत्रिक, फिर आ जाएगा हमारा प्रजातांत्रिक, ठीक। जो है हमारे भारत में मतलब हमारी जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें 4 शब्द यूज किए गए हैं भारत के लिए। क्या क्या, सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। इसका सीक्वेंस पूछा गया है, आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। अगर सीक्वेंस याद होगा तभी आप कर पाएंगे। अब हम इसको ढूंढ लेते हैं कहाँ पे, CADV, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मतलब पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। ये सीक्वेंस बहुत पूछा जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष भी मतलब जुड़ा हुआ है हमारे प्रस्तावना में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक। तो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 42वें संशोधन, बी हो जाएगा 44वें संशोधन, सी हो जाएगा हमारा 46वां संशोधन, सी हो जाएगा हमारा 46वां संशोधन, और डी हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो जो है समाजवादी जो जोड़ा गया था वो हमारा जोड़ा गया था 42वां संशोधन, जो कि कब हुआ था, 1976 में। 1976 में जो हुआ था 42वां संशोधन, उसमें 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यहाँ पर समाजवादी पूछ लिया है, अगले में हो सकता है पंथनिरपेक्ष पूछ ले, हो सकता है अखंडता भी पूछ ले, ठीक है। तो आपको तीनों शब्दों का पता होना चाहिए, कौन कौन सा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साधारण, बी हो जाएगा 2/3, सी हो जाएगा 3/4 और डी हो जाएगा 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, और ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है, नए जो राज्यों का निर्माण होता है उनके संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद रखा गया, 368। किसका, नए राज्य का अगर निर्माण किया जाता है तो वो किसके अंतर्गत होता है, 368 के अंतर्गत होता है। जो भी ये अनुच्छेद की मतलब बताते हैं हम उनको ज़रूर याद रखिएगा, ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या किया जाता है, नए राज्य का निर्माण किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण करती है, मतलब संसद जो है वो साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्य का निर्माण करती है। और ये संविधान के अनुच्छेद 4 मतलब 4(2) के अनुसार किया जाता है, या फिर 4(b) के अनुसार किया जाता है, ठीक। 4(b) के अनुसार किया जाता है, ठीक। तो इसमें बोला गया है, इसमें ये पूछा गया है हमसे कि मतलब राज्य जो है नए राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत चाहिए होते हैं। तो मतलब 4(2) मतलब
ये 4/2, ठीक है, 4/2। तो मतलब किसके अकॉर्डिंग होगा, साधारण बहुमत। ये हमसे बोला गया है कि जो संसद होती है वो साधारण बहुमत के अकॉर्डिंग 368 के द्वारा क्या करती है, नए राज्य का निर्माण करती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्य का निर्माण किया जाता है और कौन से अनुच्छेद के द्वारा, 368 के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, 8 में बोला गया उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी हो जाएगा कानून के समक्ष समता, सी हो जाएगा अल्पसंख्यकों के अधिकार, डी हो जाएगा जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान में मतलब किसमें मौलिक अधिकारों को किस में रखा गया है, भाग 3 में रखा गया है, 3 में रखा गया है। और अनुच्छेद ये जो रखे गए हैं भाग 3 में रखे गए हैं मौलिक अधिकार, ठीक। और ये क्या रखे गए हैं, 19 में क्या रखा गया है, भाषण और अभिव्यक्ति, ठीक। 19 में क्या रखा गया, भाषण और अभिव्यक्ति। और 19 अनुच्छेद है, ये 19 अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति को रखा गया। और अल्पसंख्यकों की किस में रखा गया, 29 में रखा गया है, 29 में रखा गया है, ठीक है। और तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब भाषण और अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता होती है वो केवल उन नागरिकों को दी जाती है जो भारतीय हैं, ठीक है। मतलब कोई भी अगर हम कोई भी निर्णय ले रहे हैं, जैसे कोई भी नियम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर कोई बोल सकता है तो हमारे राज्य का ही इंसान बोल सकता है, ठीक है। तो हमारे भारत का जो इंसान होगा वो बोल सकता होगा, लेकिन अन्य किसी को, तो अन्य कोई नागरिक होगा, अन्य किसी देश का या फिर किसी राज्य का नागरिक होगा, उसको बोलने का अधिकार नहीं होगा ना। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है वो केवल अपने यहाँ के नागरिकों को होती है, ना कि और कहीं के, ठीक है। ये जो स्वतंत्रता होती है वो विदेशियों को प्राप्त नहीं होती है। और ये वाली जो है ऑप्शन नंबर सी, ये वाली भी हमारी जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं होती है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये अनुच्छेद 19 में रखा गया, ये अनुच्छेद 29 में रखा गया है। तो अल्पसंख्यकों के अधिकार और भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होता है, केवल भारतीयों को प्राप्त होता है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3, ठीक। ये जो स्वतंत्रता होती है वो केवल भारतीयों को प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन वो ए हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 14, बी हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19(1), सी हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 21, डी हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 25। तो जो है हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झंडा फहराने का अधिकार, ठीक है। तो ये किस में रखा गया है, 19(1) में रखा गया है, ठीक। 19(1) में रखा गया। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार क्या कहा गया है, निजी भवनों के ऊपर जो झंडा फहराने का अधिकार है वो 19(1) में रखा गया। और ये क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। किस में रखा गया, 19(1) में रखा गया है, ठीक। 19(1) में रखा गया है और इसको हमसे कोई नहीं छीनता। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि संविधान का क्या है, संविधान का अनुच्छेद 19(1) में रखा गया उच्च न्यायालय की व्यवस्था के ऊपर निजी भवनों के ऊपर क्या करते हैं, झंडा फहराने का अधिकार, ठीक। अपने घर के ऊपर झंडा फहरा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, ठीक है। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1 अप्रैल 2010, बी हो जाएगा 1 अगस्त 2010, सी हो जाएगा 1 अक्टूबर 2010 और डी हो जाएगा 1 दिसंबर 2010। तो सबसे पहले तो शिक्षा का अधिकार है क्या, ये हमें पता होना चाहिए। किसकी बात की जा रही है, RTE की, ठीक है, RTE की। इसकी फुल फॉर्म होती है राइट टू
एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, ये हमें मतलब इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है और ये भी पूछ लिया जाता है ये कब जोड़ा गया। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कितने वर्ष के बच्चों के लिए जोड़ा गया, ये सब मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, तो क्या हुआ था, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, सन 2002 में भाग 3 में। ठीक है, भाग कौन सा था ये आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग कौन सा है, 3 है। और अनुच्छेद कौन सा है, 21 का। अनुच्छेद कौन सा है, 21 का। ठीक, RTE 2010 ऐसे करके लिख लीजिएगा, RTE 2010। ठीक है, क्योंकि ये 2010 में ही जोड़ा गया था। तो RTE 2010 कौन से संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भाग 3 में 21 का को जोड़ा गया। और ये किस लिए रखा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया गया था, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई थी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई। अच्छा, इसको पारित तो किया गया 2009 में। मतलब कोई भी संशोधन लाया जाता है तो पहले इसको पारित किया जाता है, एकदम से थोड़ी लागू कर दिया जाता है। तो क्या किया गया, इसको पारित किया गया तो 2009, लेकिन अगर इसको लागू किया गया पूछा जाएगा तो 2010 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। लेकिन इसको केवल भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। क्या किया गया था उस टाइम, क्या था, जम्मू कश्मीर में धारा 370 चल रही थी, तो वहाँ पर इसको लागू नहीं किया गया था, केवल भारत में इसको लागू किया गया था। और अगर पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया, तो 270 हटने के बाद 2019 में लागू किया गया था जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सॉरी 370 हटने के बाद। ठीक है, और इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। मतलब ऐसा कौन सा अधिकार है मानव का जो मौलिक अधिकार भी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सूचना का अधिकार, बी हो जाएगा काम का अधिकार, सी हो जाएगा शिक्षा का अधिकार और डी हो जाएगा मकान का अधिकार। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, तो हमसे क्या पूछा गया, हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा आता है। ठीक है, ये पूछा गया। तो वैसे तो अगर देखा जाए जो अनुच्छेद 19A मतलब 19(1) या फिर 19 का के अंतर्गत जो है कौन कौन से अधिकार आते हैं, हमारे जो मानव के अधिकार आते हैं वो हो जाते हैं वाक स्वतंत्रता मतलब बोलने की, और अभिव्यक्ति मतलब विचार की स्वतंत्रता। ठीक है, और भी अधिकार आ जाते हैं। ठीक, तो सूचना का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सारे भी 19A के अंदर रखे गए हैं। लेकिन पता है, लेकिन ये क्या है, हमारे मूल अधिकार हैं। बाद में क्या हुआ था, 86वें संशोधन में क्या है, बाद में क्या जोड़ा गया, और भी मूल अधिकारों को जोड़ा गया, और भी मूल अधिकारों को रखा गया। तो उसमें किसको जोड़ा गया, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो अगर इसको ऐसे रखेंगे तो सभी को कॉमन नंबर देंगे, ठीक, आयोग वाले। लेकिन अगर इसको ऐसे नहीं रखते हैं तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वैसे तो सभी को कॉमन नंबर मिल जाएगा क्योंकि इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं। हमारा सूचना का अधिकार भी क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है, और शिक्षा का अधिकार भी क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे ए और सी दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। 12 में पूछा गया है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए सिद्धांतों के में निम्न में से कौन सी सूचीबद्ध है। मतलब जो निर्देशित सिद्धांत दिए गए हैं उनके अनुसार कौन सी सूचीबद्ध हैं। ठीक है, ये पूछा गया हमसे। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन, बी हो जाएगा समान नागरिक संहिता, सी हो जाएगा छोटे परिवार का मानदंड, डी हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो ऑप्शन जो है हमारा, देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। तो क्या था हमारा
भाग 4 में जो है निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 जो 39 घ है उसमें क्या रखा गया है, समान कार्य और समान वेतन। ठीक है, समान कार्य और समान वेतन। ठीक है, इसमें 44 में मतलब 44 में नागरिकों के लिए समान संहिता रखी गई है। 44 में जो संविधान संशोधन है उसमें क्या रखा गया, नागरिकों के लिए समान संहिता। तो जो हमारा 39वां जो अनुच्छेद हो जाएगा 39 घ, उसमें क्या रखा गया, समान कार्य के लिए समान वेतन, और 44वां जो हो जाएगा समान नागरिक संहिता रखा गया है। ठीक है, और ये समान नागरिक संहिता जो है वो अभी तक एक राज्य में ही लागू किया गया है। कौन सा, वो केवल गोवा। ठीक, केवल गोवा में अभी तक समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। उत्तराखंड में लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, अभी तक लागू हुआ नहीं है। तो ऑप्शन हमारा जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब 1 और 2 क्या क्या हो जाएंगे हमारे। इसमें पूछा गया है 4 में दिए गए नीति सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। तो सूचीबद्ध कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा, समान नागरिक संहिता, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे सूचीबद्ध। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 32वें संविधान संशोधन, बी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, सी हो जाएगा 15वें संविधान संशोधन, या फिर डी हो जाएगा 46वें संविधान संशोधन। ठीक है, तो जो है ऑप्शन हमारा जो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को जो क्या किया गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और इसको किस में रखा गया, 4 का अनुच्छेद 4 का में रखा गया, मतलब जोड़ा गया। देखो, मूल संविधान जो है वो क्रम वाइज बनाया गया था, 1 2 3 4 करके। अब जब कोई भी संशोधन किया जाएगा तो उसमें ऐसा तो कर नहीं सकते कि 4 की जगह, अब 4 तो 4 लिख गया ना, तो उसमें क्या, अगर उसी में कुछ चीज़ जोड़नी है तो हम क्या करते हैं, 4 का का हो गया, 4 का खा हो गया, 4 का गा हो गया, क्या करते हैं, ऐसे तो जोड़ते हैं। तो वैसे ही करके संविधान में और भी संशोधन किया गया था, तो उनको ऐसे ही जोड़ दिया गया था। तो इस हिसाब से ही कितने हो रहे हैं हमारे, लगभग 450 अनुच्छेद हैं अगर गिने जाएं तो। लेकिन ये जो 4 का 4 खा करके रख दिए गए, तो इस हिसाब से हमारे हो जाएंगे 395। प्रेजेंट टाइम कितने हो जाएंगे, 395 हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 का के अंतर्गत किसको रखा गया, मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। ठीक है, और इसको कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976। अब हमने ऊपर भी इसको पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि एक संशोधन एक ही चीज़ के लिए किया जाए। एक संशोधन में कई सारी चीज़ों को जोड़ा जाता है। जैसे कि 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 4 का में 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये अनुच्छेद कौन सा था, 51 का के अंतर्गत इसको रखा गया। ठीक, 42वें संविधान संशोधन को 51 का के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, मूल कर्तव्यों को, ठीक, मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य, बात एक ही है। ठीक है, जो कि हमारे कितने हैं मूल टाइम में, मतलब प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 11। ठीक है, कितने हैं, 11। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी हो जाएगा मंत्रियों के द्वारा, सी हो जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा, डी हो जाएगा मंत्रिमंडल के द्वारा, और ई हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो है ऑप्शन हमारा जो है वो हम देखते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपनी शक्तियों को कैसे प्रयोग करता है, यही तो पूछा गया। तो भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो किस में रखा गया है, 52 में। अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, भारत का एक राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। क्या होगी, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। और इसका प्रयोग क्या है, संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। क्या होगा, 52 के अकॉर्डिंग क्या है, एक राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा, जो कि क्या करेगा, जिसमें संघ की शक्ति निहित होगी। संघ की क्या होगी, शक्ति निहित होगी। और ये क्या करेंगे, किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, स्वयं के द्वारा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ठीक है, और ये अनुच्छेद 53 ए में कहा गया है। ठीक है, अपने द्वारा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा
मतलब करेंगे, जो भी काम करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें किसने में कहा गया है, 53 में या फिर 53 का में, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, या फिर तो स्वयं की इच्छा से या फिर अपने अधिकारियों की इच्छा से करेगा काम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कौन होता है। ये मतलब क्वेश्चन हम जो है जीके में भी कर चुके हैं। चलिए यहाँ भी देखते हैं। तो क्या होता है, ये जो कौन मतलब खाली स्थान अगर होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है, तो फिर कौन करेगा। तो जो ये जो बोला गया है वो अनुच्छेद 65 के अनुसार बोला गया है, ठीक। 65 के अनुसार बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर वो त्याग पत्र दे दें या फिर उनको हटाया जाए, हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है, ठीक है, महाभियोग कहलाती है। तो या फिर तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर उनको हटाया जाए या फिर वो अपने पद से त्याग पत्र दे दें, तो उनका जो पद रिक्त है या फिर उनका जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा। तो सबसे पहले तो जो वरीयता दी जाएगी वो दी जाएगी उपराष्ट्रपति को। सबसे पहले कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तो कौन संभालेगा, अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उनका जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालेगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है प्रधानमंत्री, बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी है लोकसभा अध्यक्ष, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए प्रधानमंत्री तो संभाल ही नहीं सकता, ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं संभाल सकता, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों कट गए। तो क्या बचा हमारा, बी बचा है, क्योंकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, अगर सबसे पहले तो किसको वरीयता देंगे, उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति नहीं होता है तो कौन संभालेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था। मतलब जो प्रतिभा पाटिल थी जब वह भारत की राष्ट्रपति बनी थी तो इनका कौन सा क्रम था, मतलब कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है। तो अच्छा, ये प्रतिभा पाटिल कब राष्ट्रपति बनी थी, कब बनी थी, तो ये बनी थी 19 जुलाई 2007, ठीक है। ये प्रतिभा पाटिल इस डेट को क्या बनी थी, 19 जुलाई 2007 को भारत की क्या है, इस दिन भारत का जो है गणतंत्र दिवस का 13वां चुनाव हुआ था, मतलब 13वां चुनाव संपन्न हुआ था। तब क्या किया गया था, 25 जुलाई को इनको क्या बनाया गया था, राष्ट्रपति बनाया गया था। 25 जुलाई को इनको शपथ दिलाई गई थी, ठीक है। 25 जुलाई को इनको शपथ दिलाई गई थी। चुनाव कौन सा था, 13वां, लेकिन 25 जुलाई को इनको शपथ दिलाई गई थी, ठीक है। तो लेकिन ये राष्ट्रपति कौन से नंबर की बनी थी, 12वें। चुनाव था 13वें नंबर का। चुनाव कब हुआ था, 19 जुलाई 2007 को। और कौन सा चुनाव था, 13वें नंबर का चुनाव था, ठीक है। और इनको 25वें नंबर का 25 जुलाई को 12वें नंबर का क्या बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। तो अगर हमसे पूछा जाएगा तो कि कौन से नंबर की बनी थी, तो 12वें नंबर की बनी थी। और कब बनी थी, 25 जुलाई को, ठीक है। 25 जुलाई को यह राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है। 25 जुलाई को यह राष्ट्रपति बनी थी, इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, ठीक है। कौन से, 12वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने क्या की थी, शपथ ग्रहण की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। अब कोई भी विधेयक है उसे संसद में प्रयुक्त करेंगे तो कुछ तो नियम बनाए गए होंगे उसको अधिनियम बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। बी हो जाएगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। सी हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है। डी हो जाएगा, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो क्या होता है, हमारे संसद में क्या है, 3 सदन है, ठीक, एक लोकसभा,
एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। ठीक है, तो क्या है, अनुच्छेद 111 में क्या किया गया है, अनुच्छेद 111 के तहत बताया गया है कि विधेयकों पर क्या होगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। क्या होता है, कोई भी विधेयक आया सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है, फिर राज्यसभा में पेश होता है, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के मतलब कोई भी विधेयक पूरा वो क्या कहते हैं, अधिनियम नहीं बन सकता। ठीक है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, किसी भी विधेयक को लोकसभा, जैसे कोई भी विधेयक आया उसको सबसे पहले लोकसभा में पेश किया, लोकसभा क्या करती है, उसको केवल और केवल अपने पास 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, 14 दिन के बाद आप नहीं रोक सकते, चाहे आपको वो मंजूर हो या फिर ना मंजूर हो। ठीक है, आपको आगे बढ़ाना होता है। ठीक, तो लोकसभा क्या करेगी, 14 दिन में अपने मतलब हस्ताक्षर करा के अपनी सहमति दे दिवा के क्या करती है, राज्यसभा को भेज देती है। राज्यसभा का भी सेम काम होता है। क्या होता है, 1/4% लोग क्या करते हैं, उसको सहमति देते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं होता है कि हमें सबकी सहमति चाहिए होती है। अगर 1/4 लोग भी अगर उस विधेयक को सहमति दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो अनुच्छेद बन जाए, सॉरी वो अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, तो अधिनियम को बनने के लिए केवल कितने लोग चाहिए होते हैं, 1/4% लोगों की क्या चाहिए होती है, सहमति चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर 1/4% लोग जो है उसके पक्ष में जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अधिनियम पारित हो जाएगा। ठीक है, फिर वो 14 दिन से पहले क्या करते हैं, राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और वो अधिनियम बन जाता है। तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। ठीक है, अगर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए तो वो अधिनियम बन जाएगा। फिर चाहे लोकसभा को पसंद हो या फिर राज्यसभा को पसंद हो, वो मायने नहीं रखता। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। तो हमारा बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 111 के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 में पूछा गया है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। मोहम्मद हामिद अंसारी जो है भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन से नंबर पे आते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी हमारे कौन से कौन से नंबर पे आते हैं, 12वें। अगर प्रतिभा सिंह पाटिल पूछा जाए वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी, तो वो भी 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक, ये कौन से नंबर के थे, 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। इनके बाद कौन बने थे, इनके बाद बने थे एम वेंकैया नायडू। ठीक है, ये कौन से हो जाएंगे, 13वें नंबर के हो जाएंगे। इनके बाद कौन बने थे, एम वेंकैया नायडू। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। 19 में पूछा गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा गृह मंत्री, बी हो जाएगा प्रधानमंत्री, सी हो जाएगा राष्ट्रपति, डी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो है प्रधान वो कौन होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि केंद्र सरकार का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, हमारा प्रधानमंत्री हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, भारत सरकार का कौन सा अधिकार सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रहता है। मतलब भारत सरकार में ऐसा कौन सा अधिकार है कि भारत का सदस्य ना होते हुए भी क्या कर सकते हो, आप भारत की संसद में भाग ले सकते हो। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उपराष्ट्रपति, बी हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, सी हो जाएगा हमारा, सी को हम देख लेते हैं, सी हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा कैग, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं कैग, और डी हो जाएगा चुनाव आयुक्त। ठीक है, और ये हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, अटॉर्नी जनरल के लिए ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो भारतीय संसद में कार्यवाही ही हो, मतलब भारतीय संसद में ही काम कर रहा हो, उसका ये ज़रूरी नहीं होता अटॉर्नी जनरल बनने के लिए। ठीक है, महान्यायवादी बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए होती है, वो केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। ठीक है, जो मतलब महान्यायाधीश
ठीक है। अटॉर्नी जनरल को क्या चाहिए होता है, अटॉर्नी जनरल को और क्या बोलते हैं, महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी को क्या चाहिए होता है, उसकी योग्यता केवल वही होती है जो एक वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। क्या होती है कि महान्यायवादी जो है संसद के सदस्य हो ऐसा जरूरी नहीं है, और वो संसद की किसी भी सदन में क्या है बोल सकता है, मतलब कोई भी बैठक होती है तो उसमें बैठ सकता है, बोल सकता है। ठीक है, लेकिन क्या करता है, मत नहीं दे सकता, मतलब अपना वोट नहीं दे सकता। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम भारत की संसद का एक हिस्सा हों। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। 21 में हमसे पूछा गया, एक गैर सदस्य के रूप में संसद में किस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। मतलब एक गैर सदस्य के रूप में संसद की किस कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, यही क्वेश्चन हमने ऊपर किया था। तो क्या हो जाएगा हमारा, महान्यायवादी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक एमपी की सीट की रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। मतलब कितने माह की अवधि के बाद क्या किया जा सकता है, एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने माह की अवधि, 2 माह की अवधि। अगर 2 माह की अवधि के अंतर्गत वो क्या है, छुट्टी ले रहा है, और वो मतलब एमपी जो है वो 2 माह के अंतर्गत उसकी सीट को जो है खाली घोषित किया जा सकता है। अगर वो नहीं आ रहा है, अपने कार्यभार नहीं संभाल रहा है, तो 2 माह के अंतर्गत क्या किया जाएगा, उसको खाली घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में पूछा गया, राज्यसभा में होते हैं। ठीक, राज्यसभा में होते हैं मतलब कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, 280 सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। गलत हो जाएगा। बी हो जाएगा हमारा, 275 सदस्य होते हैं, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। सी हो जाएगा, 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अच्छा, हमें इसमें क्या है, क्लू मिल जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो इस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, क्लू मिल जाएगा कि इसका जो है ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन में बोला गया है 252 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए। देखो, इसमें 20 सदस्य मनोनीत बताएं, इसमें 18 बताएं, लेकिन जबकि कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये हम पहले जीके के क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, मतलब भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही चुने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। 24 में बोला गया है, हमारे भारत के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 वर्ष में 1 बार समाप्त हो जाता है। बी हो जाएगा, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है। सी हो जाएगा, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। डी हो जाएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है। तो क्या होता है, राज्यसभा के बारे में पूछा गया है। राज्यसभा में क्या होता है, क्या बोला गया है कि 83 अनुच्छेद 83 के अनुसार, 83(1) के अनुसार, 83(1) के अनुसार बोला गया है कि क्या है, राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता, मतलब राज्यसभा को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो वो हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, वो हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष के बाद क्या होता है, राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो चेंज कर लिए जाते हैं या फिर बदल दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता, इसका विघटन कभी भी नहीं हो सकता। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसके सदस्यों का मतलब चुनाव जो है दोबारा हो जाता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है, मतलब राज्यसभा जो है वो समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें पूछा गया है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। कौन सी, मतलब सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का नहीं होता है, लोकसभा का नहीं होता है, विधानसभा का नहीं होता है, या फिर विधान परिषद का नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा
क्या होता है, आर्टिकल 64 में बोला गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, लेकिन जबकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किससे किया जाता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज्यसभा, मतलब क्या हो, उस किस सभा का अध्यक्ष क्या होता है, उसका सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, जबकि वो क्या होता है, इस सभा का नहीं होता है, इस सभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। वही सेम क्वेश्चन आ गया ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा हमारा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। और आर्टिकल किसके अनुसार, 64 के अनुसार। आर्टिकल 64 के अनुसार क्या होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा धन, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। तो धन संपत्ति के मामले में क्या है, राज्यसभा जो है शक्तिहीन है। सही बात है कि धन संपत्ति का कोई भी कार्यभार क्या होता है, राज्यसभा को नहीं दिया जाता, मतलब राज्यसभा नहीं संभालती है। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। धन विधेयक की शुरुआत कहाँ होती है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। धन विधेयक की शुरुआत हमेशा क्या होती है, लोकसभा में। मतलब कोई भी धन विधेयक होगा तो उसको कहाँ पेश करेंगे, लोकसभा में, और अगर साधारण विधेयक होगा तो उसको राज्यसभा में। तो धन विधेयक क्या होता है, हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा गया है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मतलब क्या है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। चलिए अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। क्या है, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। ठीक है, अगर लोकसभा ने मतलब कोई भी विधेयक क्या कर दिया, पारित कर दिया है, तो राज्यसभा को भी 14 दिन के भीतर क्या करना होता है, विधेयकों को पारित करना होता है। बिल्कुल सही लिखा है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल मतलब सही मतलब गलत हो जाएगा। तो गलत ही हमसे पूछा गया, तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी विधेयक हुआ तो वो लोकसभा में पेश किया जाता है, मतलब साधारण विधेयक होगा तो वो राज्यसभा में पेश किया जाता है, लेकिन अगर कोई भी धन विधेयक होता है तो उसे कहाँ की पेश किया जाता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा गया है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं हमने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। देखिए आपने देखा ही होगा कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी थे जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो लगभग आपको पता ही लग रहा होगा कि सेम क्वेश्चंस ही आते हैं। तो आप लोग बस जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको अपना कॉलेज ज़रूर मिलेगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।